सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राव। तो रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, इसी आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी करने की तैयारी। आयोग ने 25 से 26 दिसंबर को अधिसूचना जारी होने का लक्ष्य रखा। भाजपा ने तेज की निकाय चुनाव की तैयारियां, भाजपा पर्यवेक्षकों ने तैयार किए नामों के पैनल। 25-26 दिसंबर का होगा मंथन। फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड लेने वालों का इलाज करेगी धामी सरकार, नए साल में लेगी ये फैसला। नई रणनीति के साथ प्रहार करने की तैयारी में सीएम धामी। शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादले टले, नए सिरे से जारी होगा एसओपी, फिर से मांगे जाएंगे आवेदन। जहां 5 साल से लगातार आग लग रही, वहां पहले से करना है काम, केंद्रीय मंत्री ने दी सलाह। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बढ़ सकती है ठंड, आज बारिश बर्फबारी की संभावना, गिरेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे, जहां प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं बर्फबारी की संभावना, साल 2024 की विदाई से पहले बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने 27-28 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2800 मिमी से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। और एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियान ने जारी किया है पूर्वानुमान। और पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर से होगा सक्रिय। थपलियाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रपुर, वहीं बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी, जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार देखने को मिलेंगे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने ये पूर्वानुमान जारी किया है, जहां पश्चिम विक्षोभ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी, वहीं जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में मौसम फिर करवट लेगा। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने जताई बारिश बर्फबारी की संभावना। साल 2024 की विदाई से पहले बारिश बर्फबारी के आसार देखने को मिलेंगे। तो वहीं मौसम विभाग ने 27-28 दिसंबर को बारिश की संभावना भी जताई है। और अब रुक करते सीधा हरिद्वार का, जहां राष्ट्र भक्त महायज्ञ कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
और तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां आज हरिद्वार भ्रमण पर सीएम धामी हैं। राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रभक्त महायज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिशानंद जी से कृपया आप भी मंच पर आने का प्रयास करें। श्रीमान मदन कौशिक जी, श्रीमान आदेश चौहान जी, श्रीमती अनुपमा रावत जी, योगानंद शास्त्री जी, आपसे भी निवेदन कृपया आप मंच पर आने का प्रयास करें। आधुनिक टीम के नाम सत्यात जैन जी, आपसे भी निवेदन कृपया मंच पर आने का करें। श्रीमान संजय गुप्ता जी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और अमर हुतामता स्वामी श्रद्धानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय भक्त महायज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में राष्ट्र भक्त महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। और सीधे तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज हरिद्वार भ्रमण पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं अमर हुतामता स्वामी श्रद्धानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के श्रद्धेय कुलाधिपति जी महोदय से सर कृपया कार्यक्रम में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। भारतीय संस्कृति की भूमि है, अतिथि देवो भव की भूमि है। कृपया सभी लोग मंच के सामने रखे स्थानों पर स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन माननीय कुलाधिपति माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड जिनके निर्देशन में नेतृत्व में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन हम इस मंच से अपने हृदय की गहराइयों से गुरुकुल की स्कूल भूमि पर करते हैं। मेरा सभी से निवेदन, कृपया स्थान पर्याप्त आरक्षित है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, मंच को रिक्त कर दीजिए। सभी से करबद्ध निवेदन, कृपया मंच के सामने से आप स्थान रिक्त कर दें। विवेक ओबराय जी अभी उपस्थित हो रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप प्रसिद्ध उद्यमी और प्रसिद्ध अभिनेता श्री विवेक ओबराय जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। कृपया सभी से निवेदन, अनुशासन और इस परंपरा का हम उत्तम गति से, उत्तम रीति से पालन करें। कृपया सभी लोग अपने लिए आरक्षित स्थानों पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं हरिद्वार, जहां राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप सीधा टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मनोरंजन संगम उत्तराखंड के हमारे प्रतिनिधि इस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे थे, जहां सीएम धामी राष्ट्रभक्त महायज्ञ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हुए थे। और रुक करते हैं खबरों का। वहीं श्री गुरु राम राय बालिक पब्लिक स्कूल आदि बद्री का वार्षिकोत्सव रामलीला मैदान में आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों के द्वारा गढ़वाल, अंग्रेजी, हिंदी माध्यम के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक एवं परंपरा पर आधारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसका अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य जाखवड़ से श्रीमान विनोद नेगी जी के विशिष्ट अतिथि, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समीर मिश्रा एवं संत परंपरा के विद्वान संत स्वामी रामानंद गिरी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कांड प्रयाग राजेंद्र सिंह संगोई, वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि
गढ़ एवं श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के अभिभावकों का श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल आदि बद्री के प्रधानाचार्य मुकेश कुंवर ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। रुक करते अगली खबर का। दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गंगा का प्रवाह अनादिकाल से जीवन का आधार रहा है, उसी प्रकार यह व्याख्यान माला भी ज्ञान और विचारों के प्रवाह को आगे बढ़ाकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मंथन से संवाद और समाज की चुनौतियों का स्थायी समाधान निकलता है, जो राज्य और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नागरिकों को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार और नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह देश की प्रगति में उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं, जहां चौधरी शरण सिंह की जयंती पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत माता की महान सपूत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं 122वीं पावन जयंती के अवसर पर चौधरी साहब को किसानों के लिए, प्रदेश और देश के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, सन 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भारत हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो,
कृषि सिंचाई की योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि, यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार की प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से एमएसपी का दाम किसानों को प्राप्त हो। जीरो बजट खेती के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा सके, विश्व मुक्त खेती हो। इसके लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वह किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है, मैं यहां पर देख रहा था पाठक जी ने जिस बात की चर्चा की, शाही जी ने जिन बातों की चर्चा की, मैं यहां देख रहा था जिन किसानों को सम्मानित किया गया। गोरखपुर के एक किसान को गेहूं उत्पादन में प्रथम पुरस्कार दिया गया है, श्री श्याम दुलारे यादव। इन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 79 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है। फूलचंद जी हैं, इन्होंने और लखनऊ से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने तो दिन के दौरान कई अहम बातें की गई। रुक करते खबरों का। लक्सर के पंडितपुरी गांव निवासी 22 वर्षीय युवक जॉनी की संदिग्ध परिस्थितियों में सुल्तानपुर क्षेत्र में एक स्टोन क्रैशर में मौत हो गई। शनिवार रात को हुई इस घटना के बाद परिजनों को रविवार सुबह 4 बजे जानकारी मिली, जब वे
स्टोन क्रैशर पहुंचे तो वहां शव और पुलिस मौजूद नहीं थी। इस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने सवार होकर लक्सर कोतवाली पहुंचे और हंगामा किया। उन्होंने सुल्तानपुर पुलिस पर शव की सूचना समय पर न देने और स्टोन क्रैशर कर्मचारियों से सांठगांठ करने का आरोप भी लगाया। लक्सर कोतवाली के कोतवाल राजीव रैथाड़ ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। मेरे लाल का इंसाफ दे दो। जब मेरे लाल के दुश्मन चाहते जिसने मेरा लाल वो तो मारा वो नहीं मारा था मैं बिना लाश क्यों तारी जब मेरे लाल ने फांसी पाई थी तो बीजेपी तो दिखाते मैं भी तो उसकी मैया थी। मेरा लाल मारा गया मार कर टंगा गया मेरा लाल अपना नहीं मारा जब जरूर की पहुंचाई जब। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में क्रिसमस पार्टी और 31 की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक ही होगा। इसके बाद यदि ये प्रतिष्ठान खुले रहते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस खास रातों के लिए भी बार और क्लबों का समय रात 11 बजे तक ही रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से ये शहर में थानों की फोर्स के साथ रिजर्व फोर्स और पीएसी तैनात की जाएगी। क्रिसमस और 31 की रात शहर में बैरियर पॉइंट की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। इन बैरियर पर एल्कोमीटर से चेकिंग भी की जाएगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।